हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इस पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, हमने 4 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि किस किस हिसाब से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, मैंने आपको पूरे के पूरे करवा दिए। इसके अलावा आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राइट, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के मैंने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो मैंने आपको करवा दिए। राइट, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एटम के बारे में। ठीक है, एटम के बारे में हमें ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें एटम के बारे में इनसे क्या जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है और इन पर भी क्वेश्चन जो है वो कितने टाइप के पूछे जाते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। चलिए, तो देखो क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर जो होते हैं ये हमें एटम के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एटम के बारे में, एटम का शेप कैसा है। ठीक है, जो एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एटम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमें ऑर्बिटल की जो शेप होती है, ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उसके बारे में ये हमें बताते हैं। राइट, उसके शेप के बारे में बताएंगे, उसकी 3D डायमेंशनल के बारे में बताएंगे और उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगे कि उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। राइट, तो हमारे पास में टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें 3 जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, और जो 4th क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी से जो भी हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4th क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया। उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करते हैं। राइट, जब भी आपसे पूछा जाता है कि ऑर्बिटल के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर यूज़ किए जाते हैं, तो आपको बताना है तीन जो है वो ऑर्बिटल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो 4th जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में एक्सप्लेन करता है। और जो 3 होते हैं वो ऑर्बिटल की साइज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में और उसके ओरिएंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। राइट, सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकंड आता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो ये सब क्या होते हैं, इनकी कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है, सब चीज़ें जो होती है वो आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो फिजिकल के अंदर आप पढ़ोगे। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि ये सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये किस तरीके से डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, इनके और क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट होते हैं वो सब, ठीक है। तो उतना हमारे कोर्स में नहीं, जितना हमारे कोर्स में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। राइट, तो देखो क्वांटम नंबर हमारे पास में 4 होते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या, और इसको हम बोलते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये होता है चक्रीय, ठीक है, स्पिन। ये जो 3 हैं, प्रिंसिपल और एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, ये हमें बताते हैं ऑर्बिटल के बारे में कि जो भी एटम के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो 4th होता है ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो किस तरीके से है, और जो इलेक्ट्रॉन से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है, कि जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है वो किस तरीके से आएगा। राइट, तो ये सब चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो बोहर ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो बोहर ने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो जो बोहर ने अपने मॉडल के अंदर बताया था NH/2π, ठीक है, जिसके अंदर n जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और ये जो होता है इंटीग्रल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं होल वैल्यू होती है n = 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से होगी। राइट, ये होगी n की वैल्यू। अगर हम बात करें कौन कौन सा शेल आएगा, जिसको बताया था बोहर ने कि अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो l होगा, फिर m n o शॉन, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑर्बिटल के बारे में, तो ये एनर्जी बताते हैं,
ठीक है, एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो किस तरीके से है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, या फिर हम बात करें कि शेप के बारे में बताते हैं कि जो ऑर्बिटल का जो शेप है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है या फिर एन की वैल्यू 2 है तो किस तरीके से जो है वो शेप के अंदर चेंज आएगा, उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। राइट, साइज़ के बारे में बताते हैं कि जो ऑर्बिटल का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो साइज़ होगा वो ऑर्बिटल का वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये बारे में ये हमें बताते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि एक ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2n की पावर 2 लगा देना है ना। 2n स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास में उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में n की वैल्यू, या फिर एक और चीज़ लिख लेते हैं, अगर आपको एक ऑर्बिटल के अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबशेल, तो आप क्या करोगे, n स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल उसमें कितने सबशेल्स प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसमें ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और उसके ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ठीक है, ये ऑर्बिटल के लिए कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्बिटल। राइट, तो देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो 2 की पावर 1 का स्क्वायर है ना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। तो n इज टू 1 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और इसके अंदर ऑर्बिटल कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा। राइट, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, सेकंड ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल हो जाएंगे 4। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा आपका 2 फिर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18, और ये आ जाएगा 9। तो कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 9 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो हम बता सकते हैं। राइट, इसके हेल्प से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई या फिर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये जो होता है ये हमें, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, l से। ठीक है, स्मॉल l से इसको डिनोट किया जाता है। ये जो होता है ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शेप के बारे में। ठीक है, जो 3D शेप होती है ऑर्बिटल की उसके बारे में बताता है कि जो ऑर्बिटल का शेप है वो किस तरीके से है। ठीक है, उसके 3D जो है शेप उसको बताता है, शेप या फिर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, साइज बोल सकते हो। राइट, तो शेप और साइज़ के बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, अब देखो L की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड्स होती है n पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे L की वैल्यू भी है जो चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है L की वैल्यू की, ठीक है, वो कितनी होती है, रेंज होती है 0 से लेकर के 0, 1, 2 फिर आप n-1 कर देना। ठीक है, तो ये इसकी रेंज रहती है। कैसे देखो एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास में n की वैल्यू 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए L की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास में जो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, 1। ठीक है, आपको n-1 करना है तो यहाँ पे 2 है तो n-1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, अगर n = 3 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1, 2। अगर n = 4 है तो कितना आएगा, 0, 1, 2, 3। अगर n = 5 है तो कितना आएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो ये L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज़ होती है, इतने आपके पॉसिबल्स L की वैल्यूज़ होती है। राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, L की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमेशा डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर। अगर n की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो L की वैल्यू में भी चेंज आएगा, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर में भी चेंजेस आएंगे। राइट, अब ध्यान रखना कि कोई भी सबशेल जो होता है, ठीक है, सबशेल जो होते हैं
उनके लिए एल की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। एल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में शब्द सेल है एस पी डी एफ, ठीक है। तो एस के लिए हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, पी के लिए हमेशा 1 होती है, डी के लिए हमेशा 2 होती है, एफ के लिए हमेशा कितनी होती है, 3 होती है। तो अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाता है 3D1 दे दिया जाता है, ठीक है सपोज, या फिर 3D दे दिया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें एल की वैल्यू कितनी होगी। तो एल की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर आपसे पूछा जाता है एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो आगे नंबर है डी के, जो आगे कोफिशिएंट है डी का, वो किसको डिनोट करेगा, एन को डिनोट करेगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। यानी कौन सा ऑर्बिटल है या फिर कौन सा शेल है, हम बोल सकते हैं थर्ड शेल, ठीक है। तो 3D यानी एन की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू कितनी होती है, एल 1 होती है, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा हो 3P दे रखा हो, ठीक है। तो P के लिए कितनी होती है, P के लिए 1 होती है, तो L की वैल्यू, सॉरी इसके लिए 2 आएगी ना, P के लिए 1 होती है तो L की वैल्यू 1 आ जाएगी, और S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये एल की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है और एन की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। इसको हम डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है उसके अंदर एम एल लिखा जाता है, ठीक है। आप एम एल या फिर एम से भी डिनोट कर सकते हो, बहुत जगह इसको एम से डिनोट किया जाता है, कई इसको एम एल से डिनोट करते हैं, राइट। जो 20 के अंदर होता है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये एक्सप्लेन करता है या फिर हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसके ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। कि कोई भी जो आपका जो भी एटम है उसके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उस ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, राइट। तो ये बताता है हमें ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन, ठीक है, या फिर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि उस जो भी आपका ऑर्बिटल है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उसका ओरिएंटेशन कैसा है उसके या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए आपको m की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये होती है 12+1, ठीक है, 12+1 यानी ये l के वैल्यू के डिपेंडेंट है, और l की वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू पर डिपेंडेंट रहती है, यानी m जो होता है ये दोनों पर डिपेंडेंट है, n की वैल्यू पर और l की वैल्यू पर, राइट। अब देखो किस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में, मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, अगर हमारे पास में n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 आती है। तो अगर हम बात करें m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 12+1, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा यानी 1, ठीक है, 1 जो आएगा वो ऑर्बिटल आएगा इस तरीके से, और इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 के लिए, तो n की वैल्यू 2 के लिए 2 l की वैल्यू पॉसिबल होती है, एक होती है 0 और एक होती है 1, ठीक है, ये 0 और एक 1। तो 0 के लिए हमें पता है कि एक ही आएगा, ये होता है आपका s ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी हो गया s। इसके लिए आप क्या आएंगे p, ठीक है, ये आ गया 0, ये -1 और ये +1, ठीक है। फिर अगर हम बात, ये हो जाएगा आपका p। फिर अगर हम बात करें n की वैल्यू 3 के बारे में, तो इसके लिए तीन वैल्यू आती है, 0, 1 और 2, ठीक है। तो इसके लिए ये आ जाएगा 0, फिर इसके लिए p आ जाएगा, सॉरी 0 -1 +2 +1, और इसके लिए आ जाएगा d, तो ये आ जाएगा आपका d, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया +1, ये हो गया +2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं n = 4 के बारे में, तो इसके लिए 4 वैल्यू आती है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका s ऑर्बिटल, ये आ जाएगा आपका p, ये आ जाएगा आपका d, इसके अंदर 5 होती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर आ जाएंगे 7, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, -1, -2, -3, फिर ये क्या आ जाएगी, +1, +2 और +3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, ऑर्बिटल की साइज़ कैसी है, ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कितना है, वो सब चीज़ें जो है, उसका शेप कैसा है, उसका 3D शेप कैसा है, राइट, उसके बारे में हमें क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, ये जो तीनों हैं, देन उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर का डिस्कवरी किया गया था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन से जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी एटम का इलेक्ट्रॉन है, उससे हमें जो भी स्पेक्ट्रा मिलता है, उस स्पेक्ट्रा को उस स्पेक्ट्रा को समझाने के लिए, उस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कराया कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरीके से आ रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो कंप्लीट हो गया, राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है अराउंड द एक्सिस, वो किस डायरेक्शन के अंदर है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेट करता है। जिस तरीके से जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ जो सन है उसके अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, राइट, उसके अराउंड चक्कर लगाती है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर तो घूमता ही है, प्लस साथ में क्या करता है, घूमता घूमता उस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, राइट। तो कुछ ऐसा सीन बनता है, ये आपका न्यूक्लियस या फिर ये आपका सन मान सकते हो उसको आप, और ये एक यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपकी अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर तो रोटेट करेगी, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर तो रोटेट करेगी, प्लस साथ में क्या करेगी, ये एक सर्कल भी बनाएगी, ठीक है, यानी ये सर्कुलर पाथ के अंदर भी क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस या फिर अराउंड द सन, राइट। तो ऐसा ही सीन एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, आप इसको न्यूक्लियस मानो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर तो रोटेट करता है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेशन के कारण उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें चेंजेज आते हैं, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, कि जो इसका स्पिन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उससे हम डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये हमें बताता है कि जो रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर एक्सिस, उसके बारे में हमें बताता है। इसकी वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखें, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू दो टाइप की होती है, एक होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। अभी प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे आती है ये आप पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि प्लस हाफ वैल्यू कैसे आई, माइनस हाफ वैल्यू कैसे आई, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी स्पिन को चेंज कर सकता है, वो सब चीज़ें जो है आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने को मिली, राइट। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि इसकी एक वैल्यू प्लस हाफ होती है, एक वैल्यू माइनस हाफ होती है। जैसे एक हमारे पास में एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का जो स्पिन होता है वो अपोजिट स्पिन होता है, ठीक है। अगर एक जो है वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी। इन जनरल हम हमेशा क्या लेते हैं, मान के चलते हैं प्लस माइनस हाफ, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना स्पेसिफिकली उस टाइम पता नहीं होता है, इसलिए हम इन जनरल हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस हाफ लेकर के ही चलते हैं। बट ये जो वैल्यू है वो आपकी 11-12 तक की वैलिड रहेगी। फिर आप जब क्वांटम्स पढ़ते हो तब उसके अंदर हम पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से प्लस हाफ आता है या फिर किस तरीके से माइनस हाफ आता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा एनर्जी लेवल ग्राफ बनाया जाता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसा आता है, राइट। बस आपको इतना ही ध्यान रखना। ये स्पिन के बारे में बताता है कि इसका स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में बताते हैं, राइट। तो ये है आपके स्पिन क्वांटम नंबर। 4 के 4 जो क्वांटम नंबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 3 जो क्वांटम नंबर हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं शेप, साइज, ओरिएंटेशन, एनर्जी के बारे में, किसकी, ऑर्बिटल की। और जो 4th क्वांटम नंबर है वो एक्सप्लेन करता है स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो किस तरीके से क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो भी हमने शेप देखे थे ऑर्बिटल्स के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स के शेप्स आते हैं। तो हमने 4 ऑर्बिटल देखे, S, P, D और F, ठीक है। इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 3 जो है उसी की शेप देखेंगे। F जो होता है इसका अभी, ठीक है, डिफाइंड नहीं होता है, इसकी इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लेकर के नहीं चलते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ S, P, D ही है, F नहीं है, ठीक है। तो देखो S की जो शेप होती है ये राउंड शेप होती है, ठीक है, राउंड शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। तो S की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, राउंड शेप होगी। फिर अगर हम बात करें P की, तो P जो होता है ये डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप, ठीक है, इस तरीके से।
अब देखो पी जो होता है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमने इस तरीके से बनाया था, जिनकी वैल्यू क्या थी 0, -1 और +1, ठीक। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इस तरीके से बनेंगे, डबल शेप, दिस इज कॉल्ड डबल शेप। तो इसको हम अलोंग द एक्सिस बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स। अब सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, तो ये हो जाएगा आपका पी वाई, ठीक है। आप एक्सिस को चेंज कर सकते हो, अगर सेम एक्सिस लेकर के चलोगे तो उसका जो डायग्राम होगा वो ग्राफ का डायग्राम अलग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज हम इसको जेड मान ले और इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पी जेड। तो हमारे पास में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये जो होता है पी जेड होता है, पी जेड का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये होता है आपका पी एक्स और ये होता है आपका पी वाई, इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे बनते हैं ये सब जो है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनका शेप आता है और किस तरीके से ये बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं या फिर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका लास्ट डी। तो डी के 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहला जो आता है अब आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, फिर आ जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका एक्स डी, आ जाएगा आपका एक्स जेड, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसकी शेप कैसे बनाई जाती है। डी जो होता है ये डबल शेप होता है, डबल शेप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक डंबल हो गया, ये दूसरा डंबल हो गया, तो दोनों जो होते हैं वो क्रॉस होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल शेप बनते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बनाएं एक्स और वाई, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स वाई। फिर अगर हम बात करें, ये आपकी कौन सी एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम वाई जेड बनाएं तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया और ये, या फिर ये वाई एक्सिस होगी, अब ये जेड एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस जो होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, राइट। अब अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दूँ तो ये आपका हो गया डी वाई जेड। अगर हमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होता है कि किस तरीके से जो लोब होते हैं वो एक्सिस पर लाई करते हैं या फिर किस तरीके से जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बिटवीन लाई करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मैं पूरा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आपका हो गया एक्स, या फिर ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका एक्स, तो ये बन गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आपका आता है नेक्स्ट डी एक्स जेड, तो ये सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। डी एक्स जेड बनाना है तो ये आपका हो गया जेड एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स जेड। अगर हमें बनाना है डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये जेड एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, और ये आपकी जो है परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस होगी। तो एक रिंग बनती है यहाँ पे। अब ये रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है मैं आपको पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, जिसके अंदर एक रिंग होती है और एक क्या होता है पूरा का पूरा लोब होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर होता है। तो अभी किस तरीके से फॉर्म होता है ये सब किस में पढ़ेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से ऑर्बिटल की शेप होती है। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, पी के 3 होते हैं और इसका एक होता है जिसका राउंड शेप होता है, इसका डबल शेप होता है, इसका डबल शेप होता है। एफ का जो शेप है वो इरेगुलर शेप होता है जिसको हम डिफाइन नहीं करते, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते, राइट। हम डी तक ही पढ़ते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वांटम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कि जो क्वांटम नंबर्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीन टाइप होते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, ठीक है, इसमें पूछेगा आपको n की वैल्यू, l की वैल्यू, s की वैल्यू और m की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपको n की वैल्यू पता चलेगी, आपको n बताना है, l बताना है, m बताना है और s बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम n की बात करें तो ये हमें बताएगा n के बारे में। तो n कितना है, 3 है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1। अब देखो पी जेड है, मैंने आपको यहाँ पे शेप जब बताई थी तो पी जेड के लिए जो है वो 0 था, ठीक है। एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी। एस की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि हम इन जनरल प्लस माइनस हाफ लेकर के चल रहे हैं, तो ये क्या आएगी, प्लस माइनस हाफ आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, उसमें आपको एन एल एम, ठीक है, उसकी वैल्यू पूछी जाएगी।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको इस तरीके का एक सेट दे देगा कि n प्लस एल इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। इसके लिए जितने भी पॉसिबल्स जो भी बन सकते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल और सबशेल के नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो इस सेट को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं कि n और l को हम ऐड करें तो 5 आए, तो ये हो सकता है आपका 4 + 1, ठीक है, यानी आपका ये क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करें ये आ सकता है आपका 3 + 2, यानी ये आ जाएगा 3d आ जाएगा, ठीक है। फिर ये अगर हम बात करें ये आपका आ जाएगा 5 + 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये s आ जाएगा 5s, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें, देखो ये 3 तो पॉसिबल है, बट हमेशा ध्यान रखना कभी भी जब इस तरीके की पॉसिबिलिटी आए तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा l की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, n की वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर क्या सेट बन रहा है कि जो n की वैल्यू कम है वो l की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये सेट नहीं बनेगा, ये 3 पॉसिबल सेट बनेंगे। तो ये आ जाएगा आपका s, ये आ जाएगा आपका इसका 3p आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे आपके 5, ठीक है, d आ जाएंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आएंगे आपके पास में, टोटल ऑर्बिटल्स 9 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको एक सेट दे देगा पर्टिकुलर ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो आपको जेड दे रखा है, यानी एटॉमिक नंबर दे रखा है एक एटम के लिए। तो आपको फॉलोइंग कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n = 3, l = 0। फिर आपको कैलकुलेट करना है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेट आएगा क्वांटम नंबर का वो आपको बताना है कि कौन सा सेट आएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, राइट। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो z = क्या आता है 11 है, तो 11 को हम कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। आई होप आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। z = 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। तो सोडियम का तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। अब देखो ऐसा कौन सा सेट होगा कि जिसके अंदर n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 3s1 आ जाएगा, है ना। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 3s1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, राइट। फिर आपको पता करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी क्वांटम नंबर का सेट होगा, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, l की वैल्यू 0 आ जाएगी, m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी ±½ आ जाएगी। तो इस तरीके का जो है वो सेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर दे देगा और आपको सेट पूछेगा, राइट। तो क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इतना ही आपके क्वांटम नंबर है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के बारे में, जो कि मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं और हम इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप है वो किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर कर सकते हैं, राइट। उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।